किसी गांव में किसान है, तो उसके 4 बेटे जो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। किसानों ने बहुत समझाता पर उसके बेटों पर उसका कोई असर ना होता। एक दिन किसान बीमार पड़ गया, ऐसा लगा कि क्या बोली जा रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि तुम कहीं पर भी विराम नहीं ले रही हो, बस बोले जा रही हो। विराम लेने से क्या होगा? विराम क्या होता है? विराम लेने से या रुकने से तुम्हारी बात सबको समझ में आएगी। विराम का मतलब रुकना होता है? हाँ, विराम का मतलब रुकना ही होता है। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे बोलती हूँ। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे जो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। किसान उन्हें बहुत समझाता पर उसके बेटों पर उसका कोई असर ना होता। बिल्कुल ठीक, अब सुनने में भी अच्छा लग रहा है और समझ भी सब कुछ आ रहा है। बोलते समय तो सौम्या तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन लिखते समय तो मैं सीधा ही लिखते जाती हूँ। नहीं, ये गलत है नित्या। जब हम लिखते हैं तो हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। विराम चिन्ह वो क्या होते हैं? नित्या, पढ़ते व लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हाँ, याद आया मुझे सौम्या। विराम चिन्ह के तो कई भेद होते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक, जैसे कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादि बोधक, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और लाघव चिन्ह। अरे आज कक्षा में अध्यापिका ने भी तो विराम चिन्ह समझाने हैं। चलो नित्या, फिर हम हिंदी की कक्षा में चलते हैं। चलो जल्दी से चलो। पंक्चुएशन। विराम का अर्थ है रुकना। भावों की सही अभिव्यक्ति के लिए भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम देने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में बहुत से विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं: अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। अल्प विराम पढ़ते, बोलते या लिखते समय बहुत थोड़ा सा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे एक ही प्रकार के 2 से अधिक शब्दों का प्रयोग करने पर। बाजार से आटा, दाल, चावल, चीनी खरीद कर लानी है। बिंदु को संतरा, अनार और अंगूर बहुत पसंद है। रमेश, कविता, रूपा, उमेश और रवि आज अनुपस्थित हैं। किंतु, परंतु, इसलिए आदि योजक शब्दों से पहले। सीता पढ़ रही है परंतु पिंकी शोर मचा रही है। जब एक ही तरह के वाक्यांश साथ आएं। चंद्रमा हमें शीतलता देता है, प्रकाश देता है। हमने खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और फिर घूमने चल दिए। संबोधन के बाद अथवा हाँ नहीं के बाद। मीरा, इधर आकर बैठो। पिताजी, माँ आपको बुला रही है। हाँ, कहो क्या कहना है। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, जैसे महिमा अपना काम समाप्त कर घर चली गई। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत जरूरी है। आप खाना खाकर जाइएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह जहां कोई प्रश्न पूछा जाए वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं? विनोद, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे वाह, कितना सुंदर चित्र बना है। हाय, मेरा तो सब कुछ लुट गया। अरे, तुम गाना भी गाते हो। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक पदों, पुनरुक्त या युग्म शब्दों के बीच में किया जाता है, जैसे माता पिता, इधर उधर, सुबह सुबह, हरा भरा। तुलनावाचक शब्दों के साथ भी योजक चिन्ह लगता है, जैसे छोटी सी,
मिश्री सी मीठी, रुई जैसा सफेद। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह तथा दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी व्यक्ति का उपनाम, पुस्तक का नाम इकहरा उद्धरण चिन्ह के साथ लिखा जाता है, जैसे श्री रामचरितमानस एक महाकाव्य है। भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में कुली कहा जाता था। दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। निर्देशक चिन्ह। किसी के कथन से पहले इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे पिताजी, मोहन मैं कानपुर जा रहा हूं। उदाहरण या नमूना देने के लिए, जैसे शब्द के बाद संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह, उन आदि। किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या के लिए आजकल हर व्यक्ति चाहता है यश, धन, सुख और संपत्ति।